आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे ओबीसी कोटा के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पोस्टमार्टम के बारे में बताया था और उससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको आर्टिकल 15 पढ़ा दिया था और मैंने ये बोला था कि हम लोग ओबीसी के बारे में समझेंगे पर किसी और क्लास में। तो आज हम लोग उसी ओबीसी को समझेंगे। ओबीसी कोटा कैसे आया, कैसे बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया गया, क्या क्या हुआ था, कितना साल, ये सब वो सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए अगर आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो क्योंकि आर्टिकल 15 हम लोग हल्का फुल्का देखते हैं, पर अगर और डिटेल में देखना होता है तो हम लोग ओबीसी वगैरह ये सब समझ ही चलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या समझेंगे ओबीसी कोटा के बारे में। किसी बारे में ओबीसी कोटा के बारे में शायद मार्गा हल्का नहीं चल रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ओबीसी कोटा लिखा है, ओबीसी कोटा। देखिए आपको थोड़ा ना बाहर से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ना थोड़ा सा शोर शराबा है और मेरे इतने दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। बहुत दिन हो गए मुझे, कम से कम 7-8 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न क्या है कि गणपति चल रही है ना, अभी गणपति विसर्जन सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए वजह से इतना भीड़ भाड़ है घर में कि इंसान चाह के भी वीडियो अपलोड ना कर पाए। आप जहाँ पे वीडियो बनाते हो अगर वहीं पर 10-15 लोग रहेंगे तो आप उनके पीछे वीडियो बना लोगे, नहीं बना सकते ना, शांति चाहिए होती है। इसके लिए वीडियो इतना डिले हो रहा था, पर अब से वीडियो आएगी बराबर। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे ओबीसी कोटा के बारे में, कैसे ओबीसी कोटा आया, क्या आया। ठीक है, तो अगर आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे तो पहले बोल रही हूँ पेन कॉपी लेके बैठ जाना, फिर वीडियो देखना स्टार्ट करना। अगर पढ़ने लिखने के लिए, बाकी बहुत लोग नॉलेज के लिए भी देखते हैं कि पता चल जाए, तो फिर अलग बात है। पर अगर आप पढ़ते लिखते हो, आपको काम है इन सब चीज़ों का, तो आप फिर ले सकते हैं। ठीक है, आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना। ठीक है, मेरी आवाज़ शायद सुनाई दे अच्छे से आप लोग को, तो आप उसे लेकर चलिए। अब देखिए बैकवर्ड क्लास कमीशन क्या होता है वो समझते हैं, पर उससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी को हिंदी की ज़रूरत होगी। इधर सबको समझ में आ रहा होगा ना कि सब कुछ इंग्लिश, नाम ही तो यार कुछ बड़ा थोड़ी ना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को, मैं बोल रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बैकवर्ड क्लास कमीशन क्या था। बैकवर्ड क्लास कमीशन में करना क्या था कि मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्हें समाज में और थोड़ा बढ़ावा चाहिए कि समाज में वो बराबर हक से जी पाएँ, अच्छे से पढ़ लिख पाएँ, अच्छे से सब कुछ नौकरी कर पाएँ, सब कुछ अच्छे से खा पी पाएँ, उन्हें कुछ सहूलियत चाहिए थी। ठीक है, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सरकार ने बोला एक काम करो, ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को ढूंढो, मतलब जितने भी लोग पिछड़े वर्ग में हैं, जो जातियाँ पिछड़े वर्ग में हैं, उन्हें निकाल के लाओ बाहर और उन्हें किसके अंदर डाल दो, बैकवर्ड क्लास के अंदर में डाल दो। किसके अंदर, बैकवर्ड क्लास के अंदर में डाल दो। तो उसी के लिए कितनी जातियाँ हैं जो कि अभी भी गरीबी रेखा में जी रही हैं, उसके लिए कमीशन बनाई गई। क्या बनाई, कमीशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास कमीशन। समझ में आया। अब देखिए पहले 2 बार बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, कितनी बार, 2 बार, याद रखना। पहली बार कब बनाया गया था, 29 जनवरी 1953 को। ठीक है, 29 जनवरी 1953 में बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए उसके चेयरमैन कौन थे, मतलब उसके हेड कौन थे कि जिसके अंडर में पूरा काम होगा, उसे चेयरमैन बोलते हैं। वो थे काका कालेकर। काका कालेकर, अगर फोटो नहीं देखा है तो मैं लगा दूंगी, देख लेना आप लोग। ठीक है, काका कालेकर उसके हेड थे बैकवर्ड क्लास के। फिर देखिए मतलब कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन। क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन। अभी वही पढ़ने वाले हम लोग पूरा, मंडल कमीशन। ठीक है, अब देखिए तो जब दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, उसका नाम रखा गया मंडल कमीशन, और उसके चेयरमैन किसको बनाया गया, बीपी मंडल को। बीपी मंडल को चेयरमैन बनाया गया। उनका भी फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, मेरे सर के हाँ वहाँ कहीं तो घूम रहा होगा फोटो, आप लोग देख लेना। ठीक है, बीपी मंडल को उसको चेयरमैन बना दिया गया। पर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जब ये मंडल कमीशन बना, जब बीपी मंडल चेयरमैन बने, तो उस समय पे कौन प्राइम मिनिस्टर था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, देसाई। ठीक है, कौन से समय में ये दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, 1979 में ये बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था। तो ये याद रखना है, 1953 में ये बना था पहला वाला, 1979 में दूसरा वाला बना था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन बोलते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और पहले वाले में प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या लगता है, 1953 में कौन प्रधानमंत्री होंगे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, वही थे। समझ में आ गया। तो 2 बार बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, ये वाला उतना कुछ ठीक ठाक नहीं, दूसरा वाला मंडल कमीशन। अब इसी मंडल कमीशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बताना था क्या क्या कैसे है, तो मैंने बता दिया। अब हम लोग समझेंगे इस मंडल कमीशन के बारे में। ठीक है, क्या कैसे क्या हुआ, फलाना ढिमकाना हैन तैन सब समझेंगे। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, मैंने पहले बोला है नोटबुक पेन वगैरह निकाल के रखिए। बहुत लोग ऐसे करेंगे, सोए रहेंगे, पड़े स्क्रीनशॉट मारेंगे, मोबाइल में रख लेंगे, फिर दोबारा कभी पलट के मोबाइल वो देख के खोल के देखना नहीं स्क्रीनशॉट। तो सबसे अच्छा है आप लिखेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा कि हाँ भैया कुछ तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो कभी सामने आगे तो पढ़ भी सकते हैं एक बार। तो फटाफट हम लोग अब देखते हैं इसका आगे का। अब देखिए मंडल कमीशन समझते हैं। बहुत लोगों को बहुत इसमें डाउट आता होगा, मंडल कमीशन कैसे आ गया, अब तक तो बैकवर्ड क्लास कमीशन था। तो देखिए कुछ नहीं है,
कितने जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं उसी ही समझने के लिए मंडल कमीशन आया था। इसका नाम रख दिया गया मंडल कमीशन। नाम हमसे कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना समझ के चलो मंडल कमीशन आया था। कौन से सन में आया था, इससे पहले में बताया मैंने, 1979 में। ठीक है, ये बहुत, इसलिए अगर नोटबुक पे लिखे रहेंगे ना फटाक से पलट के आसानी होती है पढ़ने में। अब देखिए आपको हल्की फुल्की आवाज़ आ रही होगी बाहर से, पता नहीं कितना काम धंधा, रोज कुछ ना कुछ काम धंधा चलता रहेगा। जब वीडियो बनाना उसी दिन और काम धंधा हो जाएगा। अब पूरा आवाज़ आ रही होगी, पर मैं अपने से ट्राई करूँगी कि मेरी पूरी आवाज़ आपके तक आए। ठीक है, अब देखिए मंडल कमीशन क्यों आया, मतलब क्या भैया, काहे, क्यों, रीज़न क्या है, वाई। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई। अब कुछ लोग बोलेंगे हिंदी में, तो हिंदी में दोनों में, ठीक है। वाई, क्यों मंडल कमीशन क्यों आया। तो मंडल कमीशन आने का रीज़न क्या था, उसके पीछे की वजह क्या थी कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली, कुछ ज़्यादा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, एजुकेशनली वीक है यानी कि कमजोर। इसमें क्या था, मंडल कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो जो लोग, देखिए, तो जो लोग सोशली यानी कि जो लोग सामाजिक स्तर पे और शिक्षा के स्तर पे जो लोग वीक हैं, ठीक है, क्या है, जो लोग वीक है, कमज़ोर हैं, उनको ढूंढने का काम, उन जातियों को ढूंढने का काम किसको सौंपा गया था, मंडल कमीशन को। किसको सौंपा गया था, मंडल कमीशन को। समझ में आ गया। और उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मंडल कमीशन को बोला गया भैया उन जातियों को ढूंढो, उन बैकवर्ड क्लास के लोगों को ढूंढो जो लोग शिक्षा के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे बहुत ही वीक हैं। ठीक है, तो मंडल कमीशन का बस इतना ही काम था। इसके लिए ही मंडल कमीशन को गठन किया गया था। भैया अगर आपको चोर को पकड़ना है तो खुद थोड़ा चोर को पकड़ने लग जाओगे, पुलिस को सौंपोगे ना, किसी ना किसी जिम्मेदार को, अभी जो भी है उसे सौंपोगे ना, जो जिम्मेदार है कि हाँ ये ढूंढ सकता है जहाँ पे अब लग रहा है, भले से वो ढूंढे ना ढूंढे, अब तो सभी लोग जानते ही हैं। तो उसी प्रकार मंडल कमीशन का काम था ढूंढना इन सभी लोगों को। ठीक है, अब देखिए फिर मंडल कमीशन से ये भी बोला गया कि आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पर साथ में कुछ समाधान भी हमें बताइएगा। बीबी मंडल को बोला गया कि भैया ढूंढ रहे हैं वो तो ठीक है, पर साथ में हमें उपचार बताइएगा, उपचार कि क्या कर सकते हैं, जो लोग वीक हैं, जो लोग शिक्षा के तौर पे कमज़ोर हैं, उन्हें हम आगे कैसे लेकर आए, उसके लिए हमें उपाय भी चाहिए। ठीक है, मतलब बीमारी ढूंढ, डॉक्टर वाला काम, बीमारी ढूंढो और उपाय भी दो, दवाई भी दो। अब देखो, अब जो रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की तरफ से, जो रिपोर्ट आई, कौन से सन में रिपोर्ट आई थी, सन मतलब ईयर। ठीक है, कौन से ईयर में रिपोर्ट आई थी, 1980 में। 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, यानी कि बीबी मंडल की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से रिपोर्ट आई। किसको दिया, सरकार को, लो भैया तुम्हारा रिपोर्ट। अब सरकार ने बोला 1 मिनट रिपोर्ट देखिए मत जाओ, उपचार बताओ, उपचार क्या है। तो उपचार भी उसमें बताया गया। पहले पूछा कि पहले ये बताओ सोशली और एजुकेशन यानी सामाजिक स्तर पे और शिक्षा के स्तर पे कितने लोग पीछे हैं। तो उसमें बताया गया कि कुल, रिपोर्ट में क्या बताया गया कि कुल 373 कास्ट हैं। ठीक है, 3743 ऐसी जातियां हैं जो कि सोशली, किसमें, सोशली एंड एजुकेशनली यानी कि शिक्षा के स्तर पर वीक हैं। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे भारत में 3743 ऐसे कास्ट थे जो कि शिक्षा के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे एकदम कमज़ोर थे। ठीक है, और ये जो कास्ट है ये हमारे भारत की कुल 52% पॉपुलेशन के अंडर में आता है। सोचो, इसका मतलब भारत के जो भी 52% पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अभी भी सोशली और एजुकेशनल यानी सामाजिक स्तर पर और शिक्षा के स्तर पे एकदम कमज़ोर है। सोचिए भारत की स्थिति क्या है। ये जो 3743 कास्ट है ये और बढ़ के हो गई हैं। कुल 5000 ऐसे कास्ट हैं जो कि शिक्षा के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे अभी भी वीक हैं। सोचो 3000 से बढ़ के 5000 हो गए। सोचो भारत मतलब कितने लेवल पे है। ठीक है, भारत का 52% पॉपुलेशन इतने खराब कंडीशन में आ रहा है, कुछ होता है भैया, मतलब 48% लोग ही ऐसे हैं, ऐसी ही कास्ट हैं जो कि अच्छे खासे ठीक ठाक रह रही है। बाकी आधा भारत का जनसंख्या गरीबी रेखा में चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट कब आई थी, 1980 में। समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। फिर बीबी मंडल ने बोला, ठीक है, किसने, मतलब बीबी मंडल, मतलब रिपोर्ट में उपचार बताएगी। उपचार भी तो मांगा था ना, कि दवाई भी मांगा था, दवाई खिला देना इनके मुंह में। तो दवाई में भी क्या बताया गया, क्या बोला गया कि देखिए अब अगर आपको इन्हें आगे लेकर आना है, मतलब अगर आपको इन्हें शिक्षा के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे आगे लेकर जाना है, तो आपको इन्हें 27% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चा वीक है, उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। बात खत्म। 2 बच्चे हैं, एक तेज है एक वीक है।
अब वीक वाले के ऊपर, कमजोर वाले के ऊपर, गधे वाले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना कि वो अच्छे से पढ़ ले, पास वास हो जाए। तो उसको बोला गया कि अगर देखिए आपको इनका स्तर आगे लेकर जाना है तो आपको इनको क्या देना पड़ेगा, 27% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। रिजर्वेशन वो होता है जिसमें कि उन कास्ट के लोगों को थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ी सहूलियत मिलती है हर एक चीज़ में, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जॉब में, कुछ हर एक चीज़ में, ठीक है। तो 27% रिजर्वेशन किसको मिलेगा, बैकवर्ड क्लास के लोगों को। फिर इन्हीं बैकवर्ड क्लास के लोगों का नाम क्या रख दिया गया, मतलब जो कास्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर में आती है उसका नाम क्या रख दिया गया, OBC, जिसे कि आज आप कल जानते हो अदर बैकवर्ड क्लास। समझ में आ गया। तो OBC यहीं से आया है, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, OBC इसी में आया है। और सरकार अभी भी कुछ ऐसे कास्ट होती हैं जहाँ पे सरकार को लगता है कि हाँ ये शिक्षा के तौर पे, सामाजिक तौर पे अभी वीक है, सरकार उस कास्ट को उठा के किसके अंदर में डाल देता है, OBC के अंदर भर देता है। समझ में आ गया। तो 3000 से 5000 इसी प्रकार से होता है। 3000 जब थी तो उस टाइम पे हाँ ठीक ठाक है, अब लगा भैया ये भी कास्ट कमजोर है, ये भी कास्ट कमजोर है, ये भी कास्ट कमजोर है, तो सीधे भर के सबको OBC में भर दिया। और आज के ज़माने में 5000 कास्ट कुल ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिकली एजुकेशनली सोशली वीक हैं, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि अभी मिटा के मुझे अच्छे से सब कुछ लिखना है जिसमें आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। देखिए अब लोगों को ये था कि वाई ओनली 20% रिजर्वेशन। अब वाई ओनली 20% रिजर्वेशन मतलब सिर्फ 27% रिजर्वेशन क्यों, मतलब भैया 50 दे दो, 27 ही क्यों दे रहे हो, और बढ़ा के दो, 30 दो, 35 दो, 40 दो, 27 क्यों। तो बाद में ये बोला गया भैया अदर OBC के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें रिजर्वेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि SC ST जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो SC कास्ट के अंदर में आते हैं, उन्हें 15% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और ST को यानी कि जो आदिवासी हैं, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में आते हैं, उन्हें 7% रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप देश में नहीं दे सकते हो। मतलब किसी भी जाति को आपको रिजर्वेशन देना, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, आप 50% के अंदर ही सबको बस किसी तरह से फिट कर दो, उसके 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। बाद में वो बढ़ा, वो अलग बात है। उस टाइम पे सरकार ने बोला था, SC ने, कि 1963 में बोला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़ सकता है। उसमें से आपने SC को 15% रिजर्वेशन दिया, ST को 7% दिया और OBC को 27% रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। तो ये लोग किसके अंडर में आ गए, 50% के अंडर में ये लोग आ गए। समझ में आया कि 27% से ऊपर क्यों नहीं रिजर्वेशन दे सकते, उसके लिए कुछ भैया है, कहीं ना कहीं रुकावट है, उसके लिए नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए SC को कितना मिला, ST को कितना मिला। अब देखो 1980 में सब रिपोर्ट आ गई थी, ठीक है, रिपोर्ट आ गई थी मंडल कमीशन की, 27% रिजर्वेशन दो, ये करो वो करो। पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से हटे, इंदिरा गांधी आई, राहुल गांधी आए, उन्होंने मंडल कमीशन यानी कि जो OBC लोगों को रिजर्वेशन देना है, उन्होंने अभी तक ये चीज़ लागू नहीं की थी। भले से कमीशन ने अपनी सारी रिपोर्ट दे दी थी, पर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो कि OBC का जो रिजर्वेशन मिला है वो लागू करे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम लोग ने OBC को रिजर्वेशन दिया, जो बैकवर्ड क्लास के अंदर में जातियाँ आती हैं उनको रिजर्वेशन दिया, तो जो बड़ी जातियाँ हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगी। अब बड़ी जाति हमसे नाराज़ होंगी यानी कि हमारा वोट बैंक हिल जाएगा यहाँ वहाँ। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जो 2-3 प्रधानमंत्री आए, उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू ही नहीं किया देश में। उसके पीछे का रीज़न ये था कि वोट का बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इंदिरा गांधी ने तो इसे लागू नहीं किया। जब राजीव गांधी जी आए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आए, तो उन्होंने बोला, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसे उन्होंने क्या बोला था, कैन ऑफ वॉर्म, ठीक है। कैन ऑफ वॉर्म मतलब कोई एक ऐसा डिब्बा होता है ना जो एकदम सड़ गया है और उसे खोलोगे तो सिर्फ बदबू ही बदबू आएगी। तो राजीव गांधी ने कहा था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जो रिजर्वेशन वगैरह है इन सबको, वो क्या बोला था, कैन ऑफ वॉर्म, मतलब कि एक ऐसा डिब्बा अगर जिसे आप खोलोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदी बदबू, सड़न, यही सब रहेगा और उसके अंदर कुछ नहीं है। उस डब्बे को खोलने के बाद, उस गंदे डब्बे को खोलने के बाद सिर्फ बदबू ही बदबू आएगी। इनका मतलब ये था कि अगर मैंने रिपोर्ट का लागू किया
तो सिर्फ और सिर्फ घाटा ही घाटा होगा, मारपीट होगा, छोटी जाति बड़ी जाति वालों में बहुत मारपीट होगा। इसके लिए भैया इन सबसे दूर रहो, अपना पढ़े रखो रिपोर्ट, चुपचाप एकदम बैठे रहो, ठीक है, आगे पट्टी बांध के रिपोर्ट को एक साइड रखे रहो, हमें ये सब लागू नहीं करना है, ठीक है। राहुल गांधी ने ये कैन ऑफ वॉर्म किसे बोला था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, रिजर्वेशन जो था ओबीसी के लिए, ठीक है। फिर बाद में आए वीपी सिंह, ठीक है, राजीव गांधी वगैरह के बाद कौन आए, वीपी सिंह। कौन आए, वीपी सिंह हमारे बने पीएम, ठीक है, पीएम। अब वीपी सिंह का कुछ ऐसा हुआ था, मतलब कि उनकी ऐसी नौबत आ गई थी कि उनकी सीट गिरने वाली थी, मतलब वो प्रधानमंत्री के पद से हटने वाले थे। ऐसा होता है ना, बहुत सारी ऐसी नौबत आ जाती है कि पीएम अब ये रह ही नहीं सकते। तो वीपी सिंह ने बोला भैया हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी प्रधानमंत्री की सीट को बचाएं, ठीक है। तो वीपी सिंह जो थे वो सोच रहे थे कि अपनी सीट को कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। तब वीपी सिंह को याद आया, 1 मिनट, मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट पड़ी है जो कि रिजर्वेशन पे, ओबीसी की रिजर्वेशन पे। एक काम करते, उस रिपोर्ट को फटाफट हमारे पास लाओ, हम उसे अभी लागू करेंगे, और लागू करते ही हमें खूब वोट पे वोट मिलेंगे। मतलब लोगों को लगेगा बाप रे बाप, वीपी सिंह ने रिपोर्ट लागू की, जहाँ पे इतने सारे प्रधानमंत्री डर रहे थे, वीपी सिंह ने रिपोर्ट लागू कर दी, हमारा खूब नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो वीपी सिंह ने क्या किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा दिया। कहाँ पे लागू करवा दिया, भारत देश में रिपोर्ट तो लागू करवा दिया। फिर कुछ जो बोलते ना कि जो अपोजिशन लीडर थे, मतलब जो विरोधी पार्टी थी, उनमें से कुछ लोगों ने बोला अच्छा वीपी सिंह बड़े तेज हैं, ओबीसी जो रिजर्वेशन है इन्होंने लागू करवा दिया है, ये जातिवाद पैदा कर रहे हैं। मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तरी भारतीय है, उधर ये जातिवाद पैदा कर रहे हैं, लोगों में जातिवाद की भावना बढ़ जाएगी, भैया उसको रिजर्वेशन मिला, हम रिजर्वेशन नहीं मिला, हम बड़ी जाति। तो इसका क्या मतलब, ये सब बोला गया किसको, वीपी सिंह को बोला गया। अपोजिशन पार्टी बोल रही थी कि जातिवाद पैदा कर रहे हैं, कौन, वीपी सिंह। कहाँ पे, उत्तर भारतीय में, नॉर्थ इंडिया में। फिर देखिए ओबीसी रिजर्वेशन के लिए खूब प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, खूब प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। प्रोटेस्ट यानी कि अच्छा प्रोटेस्ट था, एक गुड प्रोटेस्ट था, एक बैड प्रोटेस्ट था, यानी कि समझिए, देखिए समझिए इसका मतलब क्या है। 2 तरह की नारेबाजी हो रही थी। पहला एक नारेबाजी ओबीसी रिजर्वेशन की तरफ था कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, ओबीसी रिजर्वेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तरफ से तो लोग खुश हैं, और एक तरफ विरोधी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। विरोधी मतलब कि भैया ओबीसी रिजर्वेशन हटाओ, ओबीसी रिजर्वेशन हटाओ, ये सब क्या विरोधी हैं। तो भैया जिनको जिनको फ़ायदा मिल रहा था वो इन विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, हमें तो फ़ायदा मिल रहा है तो होना चाहिए। अब भैया जो बड़ी जाति के लोग हैं उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन हटाओ हटाओ हटाओ। अब देखिए ओबीसी रिजर्वेशन के फ़ायदे में कौन कौन से लोग आगे आए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो कि जिन्हें कि लोग जानते ही नहीं थे, 1980 के पहले जिन्हें कि लोग जानते ही नहीं थे। जैसे ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ वैसे ही वो नेता एकदम उभर के आए अचानक से, क्योंकि उन्हें सहूलियत मिल गई। जैसे कि अगर आप जानते हैं लालू यादव, आपने सुना होगा लालू यादव, आप जानते होंगे लालू यादव, ठीक है। रामविलास पासवान, जानते होंगे आप लोग रामविलास पासवान, उनके बेटे आजकल है ना चिराग पासवान, उनके पिताजी रामविलास पासवान। एक मायावती जी, मायावती, और भी ऐसे बहुत से नेता थे जो कि ओबीसी के अंडर में आते थे, पर इनके पास कुछ ताकत नहीं थी कि ये देश में आके कुछ बड़ा कुछ आए, बाहर निखर के आए। जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, लालू यादव को, ये रामविलास पासवान को, मायावती को, और ये भी नीतीश कुमार, इन सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब ये उभर के आए, भारत में एकदम टॉप लेवल पे निकल गया है, ठीक है। अब ये जो लोग थे ना, ये लोग गुड प्रोटेस्ट, यानी कि ये लोग ओबीसी रिजर्वेशन की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बहुत अच्छा है, ओबीसी रिजर्वेशन बहुत अच्छा है, चालू रखो ओबीसी रिजर्वेशन चालू रखो। तो ये सब जो थे वो ओबीसी रिजर्वेशन की तरफ थे कि वीपी सिंह आपने बहुत सही किया, आपने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया, बहुत सही किया। तो ये लोग अच्छा नाराबाजी कर दे कि बहुत अच्छा है, चलाए रखो ओबीसी रिजर्वेशन चलाए रखो। और इतना प्रोटेस्ट हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में खूब प्रोटेस्ट हो रहा है कि इसे ओबीसी रिजर्वेशन को बंद करो। बहुत लोगों ने तो खुद को आग पे जला लिया, ठीक है। बहुत जो 22 से 23 साल के लड़के थे उन्होंने खुद को जला लिया, भैया हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, कल को इन्हें जॉब मिलेगी, हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी, हमारा घाटा हो जाएगा, जनरल कैटेगरी के लोग। आपको अगर इन सभी का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, फटाफट लिखिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि क्या है कैसे। आपको वीडियो हल्का फुल्का ब्लर आ रहा है क्या? अगर मुझे नहीं पता, वीडियो देखूंगी तो बाद में समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद समझ में आता है अरे बाप रे हमें ब्लर दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं। ब्लर आ रहा है तो देखिए कुछ मिनट सेकंड बाद वीडियो सही भी हो जाता है, तो फटाक से उस टाइम पे लिख लिया करिए, ठीक है। पता नहीं अभी कैमरे का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा, शायद कैमरा थोड़ा पास है। और देखिए प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, सब लोग खूब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन की तरफ से कोई रिजर्वेशन की तरफ से नहीं है, ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
एक इंदिरा शाहानी करके थी वो, तो इंदिरा शाहानी ने क्या कहा था कि इंदिरा शाहानी ने क्या किया, मंडल चैलेंज जो कमीशन था, इंदिरा शाहानी ने क्या किया, जो कमीशन था उसे चैलेंज किया। ठीक है, क्या किया, चैलेंज किया। चैलेंज में कहा कि आप भारत देश को जाति के आधार पे बांट नहीं सकते हो भैया। एससी एसटी ठीक है, पर जो आप कुछ जातियों को उठा के ओबीसी के अंदर डाल रहे हो, आप जाति के आधार पे देश में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो जाति के आधार पे आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। किसने बोला, इंदिरा शाहानी ने। जब इंदिरा शाहानी ने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, उस टाइम पे जब ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा, कहाँ पे गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनते ही क्या किया, उस समय पे जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जो रिजर्वेशन ओबीसी वाला लागू हुआ था, उसे रोक दिया। क्या कर दिया, उसे रोक दिया। क्या कर दिया, रोक दिया कि भैया अभी रुको, अभी लागू करने पे रुको, लागू मत करो अभी रुको तुम लोग। फिर बाद में 16 नवंबर को देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को क्या बोला, 16 नवंबर 1992 को बोला कि आप जाति के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई जाति है जो कमज़ोर है, जो कि सामाजिक स्तर पे या शिक्षा के स्तर पे बहुत कमज़ोर है, तो आप उसे रिजर्वेशन दे सकते हो। इसे हम सामाजिक भेदभाव नहीं मानेंगे, इसे हम लोग जाति के आधार पे भेदभाव नहीं मानेंगे। तो जो इंदिरा शाहानी का क्या बोलना था कि आप जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर वीक हो तो आप जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा लागू करो, धूमधाम से ढोल नगाड़ा बजाओ, लागू करो। ठीक है, तो रिजर्वेशन लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ही क्या क्या पूरा केस हुआ था। सब लोग अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे खराब प्रोटेस्ट हो रहा है, खूब प्रोटेस्ट हुआ जी भर के। ठीक है, एससी ने बोला कि 92% जो आप बोल रहे हैं कि 92% लोग ओबीसी के अंडर में आते हैं, शिक्षा और सामाजिक स्तर पे कमज़ोर हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि 92% में सारी जातियाँ एकदम कमज़ोर ही हों, कि सबके पास पढ़ाई के लिए पैसा ही ना हो, सबके पास सामाजिक स्तर में कुछ अस्तित्व ही ना हो सबका। ऐसे तो नहीं सब कमजोरी हैं। तो 92% में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसा होगा, जमीन जायदाद होगी, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो सरकार ने बोला जो लोग एकदम पढ़ लिख रहे हैं, पैसे वाले हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। जो लोग अच्छी कंडीशन में हैं, जो लोग गुड कंडीशन में हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। पर जो जिनकी स्थिति खराब है, जो लोग बैड कंडीशन में हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन लागू होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ओबीसी में कोई एक कास्ट ले लूँ, तो ऐसे नहीं कि एक कास्ट में सभी लोग एकदम गरीब ही हैं, कुछ ना कुछ लोग अच्छे होंगे। तो जो लोग अच्छे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो लोग बुरी स्थिति में हैं उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं, भैया अपना कर लेते हैं जो भी करना होता है पढ़ाई लिखाई में अक्सर। ठीक है, पर बहुत लोग जो होते हैं कि जो लोग एकदम टॉप लेवल पे अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, फिर भी वो लोग भी फ़ायदा उठाते हैं ओबीसी का। ठीक है, हालांकि ओबीसी का मेन उद्देश्य ये था कि जो लोग पिछड़े वर्ग में हैं, जो लोग अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको आगे लाना था। आप उसका गलत फ़ायदा उठाओगे तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह। कौन थे, वीपी सिंह। फिर 1991 में प्रधानमंत्री बदल के और कौन आ गया, नरसिम्हा राव। कौन हो गया, नरसिम्हा राव। रिपोर्ट बनी किसके अंडर में थी, मोरारजी देसाई के अंडर में बनी थी। ठीक है, वीपी सिंह के अंडर में लागू हुई थी और नरसिम्हा राव के टाइम तक ये सब पूरा केस वगैरह का सुनाई आया था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग अच्छी कंडीशन में है, मतलब ओबीसी कास्ट में जो लोग अच्छी कंडीशन में हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीमी लेयर। क्या बोलेंगे, क्रीमी लेयर। ये कोई लेयर वेयर नहीं है, ये क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा हो, उन्हें हम लोग किसके अंडर में डालेंगे, क्रीमी लेयर के अंडर में। इनको सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इन और बैड वाली कंडीशन वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए क्रीमी लेयर में क्या बोला गया था। क्रीमी लेयर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया जो ओबीसी जाति के अंदर में जो लोग आते हैं, पर अगर उनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, महीने की सैलरी, साल की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, उन्हें रिजर्वेशन का कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो लोग क्रीमी लेयर के अंदर में आएंगे। क्रीमी लेयर के अंदर में आने का मतलब है कि आप सक्षम हो, हर एक तरफ से आप सक्षम हो, आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर 2004 में बदल दिया। 2004 में कहा गया जिसके साल की सैलरी 2.5 लाख होगी उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर 2008 में और बदल दिया गया। 2008 में बदला, अपडेट किया और बोला गया अगर आपके साल की सैलरी 4.5 लाख से ज़्यादा है
4.5 लाख है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बोल दिया गया सरकार, ये सरकार ने बोला, ठीक है। फिर बोला गया अगर 2013 में बदल दिया, 2013 में फिर बदला और बोला गया कि अगर आपकी सैलरी, साल की सैलरी 6 लाख से ज़्यादा हुई तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर 2017 में बदल दिया गया और बदला गया और बोला गया कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा हुई तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले 1993 से 2004, 2004 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2017 सैलरी, साल की सैलरी अगर बढ़ती गई तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये था पूरा हम लोग का ओबीसी के बारे में। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।